हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने की सोच रहा था। मैं लेके आया हूँ सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सिर्फ आपके लिए, जहाँ पे हम जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइफ इवेंट्स जो कि हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। तो आज की स्टोरी और उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्चे हिंदुस्तानी देशभक्त की कहानी लेके आया हूँ। अच्छा, वैसे जैसे ही मैंने देशभक्त कहा होगा तो आप लोगों में से बहुतों के मन में कुछ नाम सामने से गुजर गए होंगे। पर दोस्तों, आज मैं ना तो महात्मा गांधी, ना ही शहीद भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु, ना सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ बताऊंगा। आज मैं आपको एक अनकहे, अनसुने, अनसंग हीरो के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। आज की स्टोरी या कहूँ तो कहानी सरदार पटेल के राइट हैंड, या बेहतर तौर पर कहूँ तो सरदार पटेल की बैकबोन कहलाने वाले उस अनसंग हीरो की है, जिसने अपने जीवन में छोटे से छोटे काम को किया और फिर भी वो उन ऊंचाइयों को हासिल कर पाया जिनके बारे में आप और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था वप्पला पनगुनी मेनन, जिनको हम बेहतर तौर पे वीपी मेनन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने ही सरदार पटेल के साथ मिलकर भारत के टुकड़े होने से बचाया था और भारत को भारत बना दिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उस टाइम 565 रियासतें थी। ये सुनने में बहुत छोटा और बहुत आसान लगता है, एक ही लाइन में बोल दिया जाता है, स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। पर ये इतना मुश्किल काम था, इतना मुश्किल काम था दोस्तों उस टाइम पे, कि अगर ये अपना काम करने में, या कहूँ तो अगर अपने मिशन से चूक जाते तो आज भारत के न जाने कितने टुकड़े होते और कई अलग अलग छोटे छोटे देश में बट गया होता हमारा भारत। मैं आज आपको वीपी मेनन से जुड़ी वो इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें इस रियल हीरो ने 55 साल की उम्र में भी अपने वतन, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पैर पीछे नहीं किए। साल था 1893 और केरल के भारत फूजा गांव में एक हेडमास्टर की फैमिली के सबसे बड़े बेटे ने जब होश संभाला तो उसने अपने आप को जिम्मेदारियों से घिरा पाया। उनके परिवार में उनसे छोटे 11 भाई बहन थे। जी हाँ दोस्तों, आपसे छोटे 11 भाई बहन आपके परिवार में हो और आप उस परिवार में सबसे बड़े बेटे या बेटी हो, तो सोच के देखिए कितना प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर उन बच्चों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए माँ बाप के साथ साथ। और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इस छोटे से लड़के ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। कुछ समय इन्होंने कुली का काम किया, फिर इन्होंने कोयले की खदानों में कोल माइनिंग का काम किया। पर इनके मन में तो कुछ और ही था दोस्तों। ये सीखने में बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो ये सब छोड़ के इन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू करी और बेंगलोर में फिर जाके इन्हें एक इंपीरियल टोबैको कंपनी, जो कि आज की डेट में आईटीसी के नाम से जानी जाती है, इनको क्लर्क की जॉब मिलती है। यहाँ इन्होंने टाइपिंग भी सीखी और बिना ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनकी मेहनत और लगन कुछ इस कदर थी दोस्तों कि ये इतना तेज टाइप करते थे कि दुनिया के लोग इनको इधर उधर से टाइपिंग करता हुआ देखने आते थे। इसके बाद ये बॉम्बे गए और यहाँ इन्होंने मुंबई में कुछ समय विक्टोरिया टर्मिनस के बाहर हैंड टॉवल्स भी बेचे। पर किस्मत जब बुलंद होती है ना दोस्तों, तो छोटे से छोटा काम करने के टाइम भी आपकी किस्मत आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। इसी टाइम पे जब ये हैंड टॉवल्स बेच रहे थे तो विक्टोरिया टर्मिनस के बाहर किसी अंग्रेज की नजर इनके ऊपर पड़ती है और वो ये देख के हैरान होता है कि कौन ये इंग्लिश बोलने वाला बंदा। उस समय में 1900, आप समझिए 10-12 के आसपास की बात है, विक्टोरिया टर्मिनस के बाहर हैंड टॉवल बेच रहा है जो इंग्लिश बोलने वाला बंदा है। फिर वो अंग्रेज इनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देके शिमला भेज देता है और कहता है कि वहां पे जाके हेडक्वार्टर्स में आप नौकरी के लिए अप्लाई करो। ये वहां से शिमला के लिए जाते हैं, पर इनको वहां पे वैकेंसी ना होने के कारण कोई जॉब नहीं मिलती। फिर इन्हें 1929 में होम डिपार्टमेंट में वहीं पे एक टेम्परेरी जॉब मिल जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्लर्क की नौकरी के लिए। और क्योंकि इनकी मेहनत और लगन इतनी ज्यादा थी और इतना अच्छा टाइप करते थे दोस्तों, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके काम से इतना ज्यादा खुश हुई कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इनको प्रमोशन देना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते हुए 1942 में दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बनने की बात आई, तो पता है किसका नाम आया था? उस टाइम पे वीपी मेनन का नाम आया था। दोस्तों सोच के देखिए, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, वाइस रॉय के बाद सबसे नीचे जो एक डायरेक्ट बंदा होता है वो यही होता है। तो वाइस रॉय के बाद सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट की ही होती है। तो इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। लॉर्ड लिलिथगाउ ने वीपी मेनन को गवर्नमेंट के सेक्रेटरी की पोस्ट दी और इससे पहले किसी भी भारतीय को कभी ये पोस्ट नहीं मिली थी।
और वो भी देखिए किसे मिलती है, एक ऐसे इंसान को जो 13 साल की उम्र में स्कूल से भाग गया था, जिसने बाद में कोयले की खदानों में काम किया, कुली का काम किया, और बाद में जाके उन्होंने इस पोस्ट को हासिल किया। बाद में ललित गांव के अंडर में ही इनको रिफॉर्म कमिश्नर भी बनाया गया, और इसके बाद तो दोस्तों इनकी किस्मत के सितारे बुलंदियों पर थे, कभी इन्होंने नीचे और पीछे मुड़ के नहीं देखा। लॉर्ड लिलिथगाउ, लॉर्ड वेवल और लॉर्ड माउंटबेटन, इन 3 वायसराय के ये पॉलिटिकल एडवाइजर भी बने। देखिए कहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गए दोस्तों। पर यहां तक भी इन्होंने भारत देश के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं किया था, बट इसके बाद इन्होंने अपने देश के लिए वो किया जिसके लिए इनको जितना नमन किया जाए दोस्तों वो कम है। आप सब ने हमारे प्यारे देश का इतिहास या कहूँ हिस्ट्री को तो जरूर पढ़ा होगा, बट शायद ही कम लोग जानते होंगे स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों ये वो कहानी है जिसमें मैं समझता हूँ हमारे देश के हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, और उस हर इंसान को पता होनी चाहिए जो देश छोड़ के यहाँ से चला जाता है। दोस्तों 1947 में हमें आज़ादी तो मिली, बट ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक ऐसा गंदा गेम खेला जिससे हमारा हिंदुस्तान या कहूँ तो हमारा भारत देश भारत ना रहता। 1947 या उससे पहले भारत के बहुत से हिस्सों में राजा महाराजाओं का शासन था, जिसे रियासतें भी बोलते थे। अंग्रेजों ने कैसे इन रियासतों के साथ अपना काम कैसे चला रखा था मैं उसमें नहीं जाऊंगा दोस्तों, वो एक अलग ही कहानी है। बट अंग्रेजों ने जाते जाते इन सभी रियासतों से और राजा महाराजाओं से कहा कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप भारत के साथ मिल जाओ, या आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या फिर आप आजाद हो जाओ। सो देखिए दोस्तों ये अंग्रेजों का कितना गंदा गेम था या कितनी गंदी पॉलिटिक्स थी। वो जाते जाते भी ये सोच रहे थे कि थोड़े टाइम तक इंडिया के हाथ में गवर्नमेंट देने के बाद जब इंडिया अनस्टेबल हो जाएगा तो हम वापस से आ जाएंगे और हम यहाँ पे वापस से रूल करेंगे। तो ये वो गेम खेल के गए जाते जाते। अब ये जो आखिरी वाली बात थी, इसको सुन के कई राजा महाराजाओं के मन में लालच आ गया और इन्होंने कहा कि हम आज़ाद ही रहेंगे, या फिर इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ नहीं जाएंगे, उसका मतलब हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उस समय के हिसाब से भारत में करीब 565 रियासतें थी, जिनको प्रिंसली स्टेट भी कहा जाता है, जिनको मैं कहूँगा कि जिनको भारत में जोड़ना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी था दोस्तों। वैसे तो ज़्यादातर रियासतें भारत से मिलने को राजी हो गई थी मैं कहूँ तो, बट 4 रियासतों ने बगावत या विद्रोह कर दिया था, जिसमें सबसे पहले 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे। इन्होंने मना कर दिया था कि ना हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, ना हमें भारत के साथ जाना है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं और भारत के साथ नहीं जाएंगे। फिर उसके अगले ही दिन इनकी देखा देखी 12 जून 1947 को हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान बोले कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम की कहानी अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट कहानी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग लेक्चर भी दे सकता हूँ या एक अलग स्टोरी लेके आ सकता हूँ। हैदराबाद के निज़ाम इतने ज़्यादा फेवर में थे पाकिस्तान के कि ये महाशय उस टाइम पे जाके पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए उधार देकर आ गए थे। आप सोच के देखिए उस समय के हिसाब से 20 करोड़ रुपए। इनके जो हैदराबाद के निज़ाम के जो राइट हैंड थे, या फिर मैं कहूँ जो इनके बहुत ही सबसे ज़्यादा करीबी थे उस टाइम पे, कासिम रिजवी, दोस्तों अपने आप में एक इतना गंदा इंसान था, रेपिस्ट, मर्डरर, जो कहूँ उसके लिए वो कम था। अगर आप चाहेंगे तो इनके ऊपर मैं एक अलग से स्टोरी बना के भी आप लोगों के लिए लेकर आ सकता हूँ, मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिर रही बात जूनागढ़ की, जूनागढ़ के महावत खान और कश्मीर के हरि सिंह, इन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि हम भारत या पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आज़ाद रहना पसंद करेंगे। और इसी के चलते कश्मीर की जब कहानी हुई थी तो बारामूला मैसाकर बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। बारामूला मैसाकर के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचा था। आप सबको पता होगा, पाकिस्तानी आर्मी और कबायलियों ने मिलकर अटैक कर दिया था कश्मीर पे, और उसके बाद तो दुनिया भर का लूट खसोट, मारपीट, मर्डर्स, पता नहीं क्या क्या हुआ था। फिर इंडियन आर्मी ने वहां पे जाके मोर्चा संभाला और बड़ी मुश्किल से चीज़ों को कंट्रोल कर पाए थे हम। जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये सब कुछ हो जाता और इस भारत के इस प्रकार से टुकड़े हो जाते तो आज हमारा भारत कैसा होता। ये जो व्हाइट में जो पोर्शन दिख रहा है इसको हटा दीजिए, क्योंकि इन रियासतों ने मना कर दिया था हमारे साथ आने से, तो इनको हटा देंगे और सोच के देखिए कैसा होता हमारा प्यारा भारत, कितने टुकड़ों में बटा होता। फिर अगर उस टाइम पे अगर मैं कहता कि हमें भारत से निकल के मैसूर तक जाना है, तो हम कहते कि हम दिल्ली देश से चले और फिर राजपूताना देश पहुंचे, फिर वहां से चले तो भोपाल देश पहुंचे, और भोपाल देश से निकल के हैदराबाद देश पहुंचे, और फिर वहां से मैसूर पहुंचे। 4 जगह का वीज़ा लेना पड़ता दोस्तों। कितनी ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती, कितना ज़्यादा पेनफुल और
स्ट्रगल वाला पीरियड होता हम सब और हम आपके लिए। इन सब रियासतों को साथ में लाना बहुत बहुत जरूरी था और इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पर दोस्तों आज की कहानी इनके ऊपर नहीं है, हालांकि इनके सारे एफर्ट्स को मैं शत शत नमन करता हूं। अगर आप चाहेंगे तो इनके ऊपर भी एक स्टोरी लेकर आऊंगा, लेकिन आज तो हम सिर्फ और सिर्फ वीपी मेनन के बारे में बात करेंगे। जब वीपी मेनन की बात आती है तो इनके साथ एक जोधपुर का किस्सा, बहुत जो फेमस किस्सा है, वो जरूर सामने आता है। लेकिन इस किस्से के बारे में मुझे जो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये किस्सा आज लेकर आया हूँ। जोधपुर की हिस्ट्री में कभी बात नहीं होती, बट वहां के राजा हनुमंत सिंह बोले कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि जिन्ना ने इनको कई सारे स्पेशल पावर्स की लालच दे दी थी। जिन्ना ने इनको कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाइए और हम आपको कई सारे स्पेशल पावर्स और राइट्स दे देंगे। पाकिस्तान के साथ आने के लिए करीब करीब मान भी गए थे और ये कहने लगे थे कि हम पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे। और अगर गलती से भी अगर ऐसा हो जाता ना दोस्तों, तो जोधपुर के साथ जैसलमेर भी चला जाता और करीब करीब 35 से 36 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के साथ चला जाता, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। फिर इसी प्रकार सरदार पटेल भी इनसे, जोधपुर के जो राजा थे हनुमंत सिंह, इनसे आके मिलते हैं और उन्हें भारत के साथ आने के लिए कहते हैं। सरदार पटेल भी इनको अपने साथ आने के लिए, मनाने के लिए कुछ स्पेशल पावर देने की बात करते हैं और उनसे कुछ प्रॉमिस करते हैं। बट प्रॉब्लम बाद में खड़ी हो जाती है। फिर बाद में जब सरदार पटेल जब वीपी मेनन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराने के लिए जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह के पास भेजते हैं, तो उस समय जोधपुर के राजा मिलने वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ये दोनों जाते हैं। सो वीपी मेनन के साथ जब लॉर्ड माउंटबेटन वहां पे पहुंचते हैं और जोधपुर के महाराजा से मिलते हैं, तो महाराजा से मिलने के बाद कमरे से बाहर चले जाते हैं और वीपी मेनन को कहते हैं कि जाइए आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा लीजिए। इतने में जब वो बाहर ही थे, तभी जोधपुर के राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें तो कोई स्पेशल पावर्स या कोई स्पेशल राइट्स का जिक्र ही नहीं है जिसका इनको प्रॉमिस किया गया था या जिसके लिए इनको कहा गया था कि हम आपको देंगे। वो इस बात को देख के बहुत भयंकर रूप से चिढ़ जाते हैं और अपनी गन निकाल के वीपी मेनन के माथे पे रख देते हैं। दोस्तों सोच के देखिए कि कोई आपके माथे पे अगर पॉइंट ब्लैंक पे अगर गन रख दे तो कैसा फील होगा। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया था कि इनको फील होता है कि ये इनके साथ यहाँ पे सब धोखा हो रहा है और कुछ भी सही नहीं है। उस समय और उस हालात में भी वीपी मेनन, अब सोच के देखिए कि ये हालात ऐसे हैं कि आपके सर पे किसी ने गन टिका रखी है, उस समय भी और उस हालत में भी वीपी मेनन ने अपनी कामनेस और कंपोजर को बिल्कुल नहीं छोड़ा और जोधपुर के राजा को समझाया। जरा सोच के देखिए दोस्तों कि आपके सर पे अगर किसी ने माथे पे पॉइंट ब्लैंक पे गन तान रखी हो, आप वहां से अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे या आप वहां पे उस हालत में अपने देश के बारे में सोचेंगे? और यहाँ पे वीपी मेनन ने अपना ना सोचते हुए अपने देश का सोचा। ये सब शोर सुन के लॉर्ड माउंटबेटन भी जब अंदर भागते हुए आते हैं कमरे में, तो वो देखते हैं कि राजा ने वीपी मेनन के सर पे बंदूक तानी हुई है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन भी जोधपुर के राजा को समझाते हैं और फिर वीपी मेनन के और थोड़ा समझाने के बाद जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ये सारी बातें मान जाते हैं और वीपी मेनन इनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा लेते हैं। जरा सा अंदाज लगा के देखिए दोस्तों, ऐसा ना होता तो आज कैसा होता हमारा भारत देश। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है दोस्तों कि देशभक्ति सिर्फ सैनिक बॉर्डर पर नहीं दिखाते। कुछ ऐसे देशभक्त भी हैं जिन्होंने गुमनामी में रहते हुए भी देश की वो सेवा की जिसका उपकार हम अपने जीवन में नहीं चुका सकते। तो बस आज की स्टोरी में इतना ही दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।